नमस्कार दोस्तों। पाठ 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या आप और अधिक ऑडियो पुस्तकें चाहते हैं? मुझे टिप्पणी करें आपको कौन सी पुस्तक चाहिए और मेरे चैनल का अनुसरण करें। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के लिए पैसा काम आता है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे पिताजी ने शाम का अखबार रख दिया। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो, बेटा? क्योंकि आज जिमी की माँ अपनी नई कैडिलैक में आई थीं और वे सप्ताहांत के लिए अपने समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को ले गया, लेकिन माइक और मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने हमें बताया कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। उन्होंने किया? मेरे पिताजी ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। हाँ, उन्होंने किया, मैंने आहत स्वर में उत्तर दिया। मेरे पिताजी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा अपनी नाक के ऊपर चढ़ाया और अखबार पढ़ने के लिए वापस चले गए। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। साल था 1956। मैं 9 साल का था। भाग्य के कुछ मोड़ से मैंने उसी पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया जहां अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। हम मुख्य रूप से चीनी बागान वाले शहर थे। बागान के प्रबंधकों और अन्य संपन्न लोगों, जैसे डॉक्टर, व्यवसाय मालिक और बैंकर, ने अपने बच्चों को इस प्राथमिक विद्यालय में भेजा। 6ठी कक्षा के बाद उनके बच्चों को आम तौर पर निजी स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के एक तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। यदि मैं सड़क के दूसरी ओर रहता, तो मैं अध्याय 1, पाठ 1-10 मेरे जैसे परिवारों के बच्चों के साथ एक अलग स्कूल में जाता। कक्षा 6 के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जाएंगे। उनके या मेरे लिए कोई निजी स्कूल नहीं था। आखिरकार मेरे पिताजी ने कागज रख दिया। मैं बता सकता था कि वह सोच रहा था। ठीक है, बेटा, उसने धीरे धीरे शुरुआत की। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पैसा कमाना सीखना होगा। मैं पैसा कैसे बनाऊं? मैंने पूछ लिया। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, बेटे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी मैं जानता था कि इसका वास्तव में मतलब है। मैं आपको बस इतना ही बताने जा रहा हूं, या मैं इसका उत्तर नहीं जानता, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन गई है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे पिताजी ने क्या कहा था। जहां तक मैं बता सकता हूं, माइक और मैं इस स्कूल में एकमात्र गरीब बच्चे थे। भाग्य के संयोग से माइक भी इसी स्कूल में था। किसी ने स्कूल जिले के लिए लाइन में एक जॉग खींच लिया था और हम अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पहुंच गए। हम वास्तव में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम थे, क्योंकि अन्य सभी लड़कों के पास नए बेसबॉल दस्ताने, नई साइकिलें, नई हर चीज थी। माँ और पिताजी ने हमें भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी चीजें प्रदान की। लेकिन वह इसके बारे में था। मेरे पिताजी कहा करते थे, यदि तुम कुछ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीजें चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। तो हम पैसा कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम मेरे साथी बनना चाहते हो? वह सहमत हो गया और इस तरह उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हमने पूरी सुबह पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचते रहने में बिताई। कभी कभी हम जिमी के समुद्र तट वाले घर में मौजमस्ती कर रहे सभी कूल लोगों के बारे में बात करते थे। इससे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह दुख अच्छा था, क्योंकि इसने हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उस दोपहर बिजली गिरी। यह एक विचार था जो माइक को एक विज्ञान की किताब से मिला था जो उसने पढ़ा था। उत्साहपूर्वक हमने हाथ मिलाया और साझेदारी अब एक व्यवसाय बन गई। रिच डैड पुअर डैड 11 अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने आस पड़ोस में घूमते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और अपने पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे हमारे लिए अपनी टूथपेस्ट ट्यूब बचाकर रखेंगे। हैरानी भरी नजरों से अधिकांश वयस्कों ने मुस्कुराहट के साथ सहमति व्यक्त की। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमने उत्तर दिया, हम आपको नहीं बता सकते। यह एक व्यावसायिक रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए मेरी माँ व्यथित होती गई। हमने उसकी वॉशिंग मशीन के बगल में एक जगह चुनी थी जहां हम अपना कच्चा माल जमा करेंगे। एक भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में, जिसमें कभी कैटसअप की बोतलें हुआ करती थीं, हमारे इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूबों का छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी माँ ने अपना पैर नीचे रखा। अपने पड़ोसियों की गंदी, टेढ़ी मेढ़ी, इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूबों को देखकर उसे होश आ गया था। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने पूछा।
और मैं दोबारा यह नहीं सुनना चाहता कि यह एक व्यावसायिक रहस्य है। इस गंदगी के साथ कुछ करो, नहीं तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। माइक और मैंने गिड़गिड़ाते हुए समझाया कि जल्द ही हमारे पास पर्याप्त पानी होगा और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे। हमने उसे सूचित किया कि हम कुछ पड़ोसियों के टूथपेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनकी ट्यूब ले सकें। माँ ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी और दबाव था। मेरी पहली साझेदारी को पहले से ही मेरी माँ द्वारा बेदखली नोटिस की धमकी दी जा रही थी। यह माइक का काम बन गया कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट को जल्दी से उपयोग करने के लिए कहे, यह कहते हुए कि उनके दंत चिकित्सक चाहते थे कि वे वैसे भी अधिक बार ब्रश करें। मैंने प्रोडक्शन लाइन को एक साथ रखना शुरू किया। एक दिन मेरे पिताजी अपने एक मित्र के साथ गाड़ी से ड्राइवे पर 2 9 वर्षीय लड़कों को देखने आए, जहां एक उत्पादन लाइन पूरी गति से चल रही थी। हर जगह बढ़िया सफेद पाउडर था। एक लंबी मेज पर स्कूल से आए दूध के छोटे छोटे डिब्बे थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल अधिकतम गर्मी में लालगर्म कोयले से चमक रही थी। पिताजी सावधानी से ऊपर चले क्योंकि उत्पादन लाइन ने कारपोर्ट को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए कार को ड्राइववे के आधार पर पार्क करना पड़ा। जैसे ही वह और उसका दोस्त करीब आए, उन्होंने कोयले के ऊपर एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट ट्यूबों को पिघलाया जा रहा था। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक ट्यूब में नहीं आता था। ट्यूब शीशे से बनी होती थी, इसलिए एक बार जब पेंट जल गया तो ट्यूबों को छोटे स्टील के बर्तन में डाल दिया गया। वे तब तक पिघले जब तक वे तरल नहीं बन गए और मेरे अध्याय 1 पाठ 1 12 माह के बर्तन धारकों के साथ हमने दूध के डिब्बों के शीर्ष में एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा डाला। दूध के डिब्बों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर जगह सफेद पाउडर था। जल्दबाजी में मैंने बैग को नीचे गिरा दिया था और पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे यह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया हो। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस सांचों के बाहरी कंटेनर थे। मेरे पिताजी और उनके दोस्त ने देखा कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के शीर्ष में एक छोटे से छेद के माध्यम से पिघला हुआ सीसा सावधानी से डाला। सावधान, मेरे पिताजी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिलाया। अंत में एक बार पानी डालने का काम पूरा हो जाने के बाद मैंने स्टील का बर्तन नीचे रख दिया और अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने सतर्क मुस्कान के साथ पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। हम भागीदार हैं। और उन प्लास्टर सांचों में क्या है? मेरे पिताजी ने पूछा। देखो, मैंने कहा, यह एक अच्छा बैच होना चाहिए। एक छोटे हथौड़े से मैंने उस सील पर थपथपाया जिसने घन को आधे में विभाजित कर दिया। सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड के ऊपरी आधे हिस्से को खींचा और सीसा निकल बाहर गिर गया। अरे नहीं, मेरे पिता ने चिल्लाकर कहा। आप शीशे से निकाल रहे हैं। यह सही है, माइक ने कहा। हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने हमें करने को कहा था। हम पैसा कमा रहे हैं। मेरे पिताजी के मित्र मुड़े और जोर से हंसने लगे। मेरे पिताजी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आग और खराब टूथपेस्ट ट्यूबों के एक डिब्बे के साथ उसके सामने सफेद धूल से ढके 2 छोटे लड़के कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमें सब कुछ नीचे रखने और अपने घर के सामने की सीढ़ी पर उनके साथ बैठने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने धीरे से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या अर्थ है। हमारे सपने टूट गए। तुम्हारा मतलब है कि यह अवैध है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। रिच डैड पुअर डैड 13, उन्हें जाने दो, मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा। वे एक प्राकृतिक प्रतिभा विकसित कर रहे होंगे। मेरे पिताजी ने उसे घूर कर देखा। हाँ, यह अवैध है, मेरे पिताजी ने धीरे से कहा। लेकिन आप लड़कों ने महान रचनात्मकता और मौलिक विचार दिखाया है। जाता रहना। मुझे वाकई आप पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं अपनी गंदगी साफ करने से पहले लगभग 20 मिनट तक मौन बैठे रहे। ओपनिंग डे पर कारोबार खत्म हो गया था। पाउडर झाड़ते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही हैं। हम गरीब हैं। मेरे इतना कहते ही मेरे पिता जा रहे थे। लड़कों, उन्होंने कहा, यदि आप हार मान लेते हैं तो आप केवल गरीब हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कुछ किया। ज्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। आपने कुछ किया है, मुझे आप दोनों पर बहुत गर्व है। मैं इसे फिर से कहूंगा, चलते रहो, मत छोड़ो। माइक और मैं वहां चुपचाप खड़े रहे। वे अच्छे शब्द थे,
लेकिन हम अभी भी नहीं जानते थे कि क्या करना है। तो आप अमीर कैसे नहीं हैं, पिताजी? मैंने पूछ लिया। क्योंकि मैंने एक स्कूल अध्यापक बनना चुना। स्कूली शिक्षक वास्तव में अमीर होने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें सिर्फ पढ़ाना पसंद है। काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि पैसा कैसे कमाया जाए। माइक और मैं मुड़े और अपनी सफाई जारी रखी। मुझे पता है, मेरे पिताजी ने कहा। यदि तुम लड़के अमीर बनना सीखना चाहते हो, तो मुझसे मत पूछो। अपने पिता से बात करो, माइक। मेरे पिताजी? माइक ने सिकुड़े हुए चेहरे के साथ पूछा। हाँ, आपके पिताजी, मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे पिता और मेरे पास एक ही बैंकर है, और वह तुम्हारे पिता की बहुत प्रशंसा करता है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि पैसा कमाने के मामले में तुम्हारे पिता शानदार हैं। मेरे पिताजी? माइक ने अविश्वास से फिर पूछा। तो फिर हमारे पास स्कूल के अमीर बच्चों की तरह अच्छी कार और अच्छा घर कैसे नहीं है? मेरे पिताजी ने उत्तर दिया, एक अच्छी कार और एक अच्छा घर का मतलब यह नहीं है कि आप अमीर हैं या आप पैसा कमाना जानते हैं। जिमी के पिता अध्याय 1, पाठ 1 14 चीनी बागान के लिए काम करते हैं। वह मुझसे बहुत अलग नहीं है। वह एक कंपनी के लिए काम करता है और मैं सरकार के लिए काम करता हूं। कंपनी उसके लिए कार खरीदती है। चीनी कंपनी वित्तीय संकट में है और जिमी के पिता के पास जल्द ही कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिता अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वह एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा है और मुझे संदेह है कि कुछ ही वर्षों में वह बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। इसके साथ ही माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गए। नए जोश के साथ हमने अपने अब बंद हो चुके पहले व्यवसाय के कारण हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे, हमने योजना बनाई कि माइक के पिता से कैसे और कब बात करनी है। समस्या यह थी कि माइक के पिता लंबे समय तक काम करते थे और अक्सर देर तक घर नहीं आते थे। उनके पिता के पास गोदाम, एक निर्माण कंपनी, दुकानों की एक श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। यह रेस्तरां ही थे जो उसे देर तक बाहर रखते थे। सफाई पूरी करने के बाद माइक ने घर जाने के लिए बस पकड़ी। उस रात जब वह घर पहुंचा तो वह अपने पिता से बात करने वाला था और उनसे पूछने जा रहा था कि क्या वह हमें सिखाएंगे कि अमीर कैसे बने। माइक ने अपने पिता से बात करने के तुरंत बाद फोन करने का वादा किया, भले ही देर हो गई हो। रात 8:30 बजे फोन आया। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार। मैंने फोन रख दिया। माइक के पिता हमसे मिलने के लिए सहमत हो गए थे। शनिवार को मैंने शहर के गरीब इलाके के लिए सुबह 7:30 बजे की बस पकड़ी। सबक शुरू होता है, माइक और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पिता से मिले। वह पहले से ही व्यस्त था, 1 घंटे से अधिक समय तक काम पर रहने के कारण। जब मैं उसके साधारण, छोटे और साफ सुथरे घर की ओर चल रहा था तो उसका निर्माण पर्यवेक्षक अपने पिकअप ट्रक में जा रहा था। माइक मुझसे दरवाजे पर मिला। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, पिताजी का फोन है, और उन्होंने पीछे के बरामदे पर इंतजार करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने पुराने घर की दहलीज पार की, पुराना लकड़ी का फर्श चरमराने लगा। दरवाजे के ठीक अंदर एक सस्ती चटाई थी। चटाई अनगिनत कदमों की आवाज से वर्षों की घिसावट को छुपाने के लिए थी जिसे फर्श ने सहारा दिया था। हालांकि साफ सुथरा था, फिर भी इसे बदलने की जरूरत थी। जैसे ही मैं उस संकीर्ण लिविंग रूम में दाखिल हुआ, जो पुराने मटमैले फर्नीचर से भरा हुआ था, जो आज संग्राहकों की वस्तुएं होंगी, मुझे क्लास्ट्रोफोबिक महसूस हुआ। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, दोनों मेरी माँ से थोड़े रिच डैड, गरीब डैड, 15 साल बड़े थे। महिलाओं के सामने एक आदमी मजदूर के कपड़े पहने बैठा था। उन्होंने खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहनी थी, साफ सुथरी प्रेस की हुई लेकिन बिना स्टार्च वाली, और पॉलिश किए हुए वर्क वाले जूते पहने थे। वह मेरे पिता से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। जब माइक और मैं उनके पीछे से पीछे के बरामदे की ओर चले तो वे मुस्कुराए। मैं शर्म से मुस्कुराया। वे लोग कौन हैं? मैंने पूछ लिया। ओह, वे मेरे पिताजी के लिए काम करते हैं। वृद्ध व्यक्ति अपने गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और जैसे ही आप पहुंचे, आपने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा जो यहां से लगभग 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उसका दूसरा सुपरवाइजर, जो मकानों का ट्रैक बना रहा है, आपके यहां आने से पहले ही चला गया। क्या यह हर समय चलता रहता है? मैंने पूछ लिया। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर, माइक ने मेरे बगल में बैठने के लिए कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माइक ने कहा, मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या वह हमें पैसे कमाना सिखाएंगे। ओह, और उसने उससे क्या कहा? मैंने सतर्क जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, पहले तो उसके चेहरे पर अजीब भाव था
और फिर उसने कहा कि वह हमें एक प्रस्ताव देगा। ओह, मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से टिकाते हुए कहा। मैं वहां कुर्सी के पिछले दोनों पायों पर टिक कर बैठ गया। माइक ने वैसा ही किया। क्या आप जानते हैं कि ऑफर क्या है? मैंने पूछ लिया। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अचानक माइक के पिता जीर्णशीर्ण स्क्रीन वाले दरवाजे को तोड़ते हुए बरामदे में आ गए। माइक और मैं अपने पैरों पर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार, लड़कों? उसने हमारे साथ बैठने के लिए कुर्सी खींचते हुए पूछा। हमने उसके सामने बैठने के लिए अपनी कुर्सियां दीवार से दूर खींचते हुए अपना सिर हिलाया। वह एक बड़ा आदमी था, लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड का। मेरे पिता लंबे थे, उनका वजन भी लगभग उतना ही था और वे माइक के पिता से 5 वर्ष बड़े थे। वे एक जैसे दिखते थे, हालांकि जातीय बनावट एक जैसी नहीं थी। शायद उनकी ऊर्जा एक जैसी थी। अध्याय 1, पाठ 116। माइक कहता है कि आप पैसा कमाना सीखना चाहते हैं। क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी घबराहट के साथ। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। ठीक है, यह मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसे कक्षा शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम मत करो, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। यदि आप काम करते हैं, तो मैं आपको तेजी से पढ़ा सकता हूं, और यदि आप स्कूल की तरह बैठकर सुनना चाहते हैं, तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। वह मेरा प्रस्ताव है। इसे ग्रहण करें या छोड़ दें। क्या मैं पहले एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैंने पूछ लिया। नहीं, इसे ग्रहण करें या छोड़ दें। मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं अपना समय बर्बाद कर सकता हूं। यदि आप निर्णायक रूप से अपना मन नहीं बना सकते, तो आप कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाएंगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। यह जानने में सक्षम होना कि कब त्वरित निर्णय लेना है, एक महत्वपूर्ण कौशल है। आपके पास वह अवसर है जो आपने मांगा था। स्कूल शुरू हो रहा है या 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, माइक के पिता ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। यह लो, मैंने कहा। यह लो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिता ने कहा। श्रीमती मार्टिन 10 मिनट में आ जाएगा। जब मैं उससे पूरी तरह मिल लूंगा, तो आप उसके साथ मेरे सुपरेट तक जाएंगे और काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रति घंटे 10 सेंट का भुगतान करूंगा और आप हर शनिवार को 3 घंटे काम करेंगे। लेकिन आज मेरा सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने अपनी आवाज को सख्त स्वर में धीमा कर लिया। इसे ले लो या इसे छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं इसे लूंगा, मैंने जवाब दिया, खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट बाद सुबह 9 बजे तक। उस दिन माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वह हमेशा कहती थी कि माइक और मैं उसे उसके 2 बड़े बेटों की याद दिलाते हैं। दयालु होते हुए भी वह कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और हमें आगे बढ़ाती रही। हमने अलमारियों से डिब्बाबंद सामान निकालने, धूल हटाने के लिए प्रत्येक डिब्बे को फेदर डस्टर से साफ करने और फिर उन्हें बड़े करीने से ढेर लगाने में 3 घंटे बिताए। यह बेहद उबाऊ काम था। रिच डैड पुअर डैड 17 माइक के पिता, जिन्हें मैं अपना अमीर पिता कहता हूं, के पास इनमें से 9 छोटे सुपरसेट थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक बड़ा पार्किंग स्थल था। वे 7-11 सुविधा स्टोर के शुरुआती संस्करण थे, छोटे पड़ोस के किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि एयर कंडीशनिंग के व्यापक उपयोग से पहले यह हवाई था, और गर्मी के कारण दुकानें अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती थीं। स्टोर के दोनों किनारों पर दरवाजे सड़क और पार्किंग स्थल के लिए खुले होने चाहिए। जब भी कोई कार गुजरती या पार्किंग स्थल में आती, तो धूल उड़ती और स्टोर में जमा हो जाती। हमें पता था कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं थी तब तक हमारे पास नौकरी थी। 3 सप्ताह तक माइक और मैंने श्रीमती मार्टिन को रिपोर्ट किया और 3 घंटे काम किया। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो गया और उसने हम सबके हाथ में 3 छोटे पैसे दिए। अब 1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं था। उस समय कॉमिक पुस्तकों की कीमत 10 सेंट थी, इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक पुस्तकों पर खर्च करता था और घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। मैं काम करने के लिए केवल इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि मैं माइक के पिता से पैसा कमाना सीखना चाहता था और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे के लिए गुलाम था। इसके अलावा मैंने उस पहले शनिवार के बाद से माइक के पिता को नहीं देखा था। मैं छोड़ रहा हूं,
मैंने दोपहर के भोजन के समय माइक से कहा। स्कूल उबाऊ था और अब मेरे पास इंतजार करने के लिए शनिवार भी नहीं था। लेकिन यह 30 सेंट ही थे जो वास्तव में मुझे मिले। इस बार माइक मुस्कुराया। आप किस पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और हताशा से पूछा। पिताजी ने कहा था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि जब आप पद छोड़ने के लिए तैयार हों तो उनसे मिलें। क्या? मैंने नाराजगी से कहा। वह मेरे तंग होने का इंतजार कर रहा है। कुछ इस तरह, माइक ने कहा। पिताजी कुछ अलग तरह के हैं। वह आपके पिता की तरह नहीं पढ़ाते। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत व्याख्यान देते हैं। मेरे पिता शांत और कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप बस इस शनिवार तक इंतजार करें। मैं उसे बताऊंगा कि तुम तैयार हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे स्थापित कर दिया गया है? नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन हो सकता है। पिताजी शनिवार को समझाएंगे। अध्याय 1, पाठ 1। 18 शनिवार को लाइन में प्रतीक्षा करते हुए मैं माइक के पिता का सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली पिता भी उनसे नाराज थे। मेरे असली पिता, जिन्हें मैं गरीब कहता हूं, ने सोचा कि मेरे अमीर पिता बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी जांच की जानी चाहिए। मेरे शिक्षित, गरीब पिता ने मुझसे कहा कि मैं वह मांगूं जिसके मैं हकदार हूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब पिता ने मुझसे कहा कि अगर मुझे वेतन वृद्धि नहीं मिली तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी होगी। तुम्हें वैसे भी उस शापित नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब पिता ने आक्रोश के साथ कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर के दरवाजे से गुजरा जब माइक के पिता ने दरवाजा खोला। मेरे प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बैठिए और लाइन में प्रतीक्षा कीजिए। वह मुड़ा और एक शयनकक्ष के बगल में अपने छोटे से कार्यालय में गायब हो गया। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और माइक को कहीं भी नहीं देखा। अजीब महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन्हीं 2 महिलाओं के बगल में बैठ गया जो 4 सप्ताह पहले वहां थीं। वे मुस्कुराए और मेरे लिए जगह बनाने के लिए सोफे से नीचे सरक गए। 45 मिनट बीत गए और मैं भाप बन रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिली थीं और 30 मिनट पहले ही चली गई थीं। एक वृद्ध सज्जन 20 मिनट तक वहां थे और चले गए। घर खाली था और यहां मैं एक सुंदर धूप वाले हवाईयन दिन में एक सीलन भरे, अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था, बच्चों का शोषण करने वाले एक घटिया आदमी से बात करने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं उसे कार्यालय के चारों ओर सरसराहट करते हुए, फोन पर बात करते हुए और मुझे अनदेखा करते हुए सुन सकता था। मैं बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गया। आखिरकार 15 मिनट बाद, ठीक 9 बजे, अमीर पिताजी अपने कार्यालय से बाहर चले गए, कुछ नहीं कहा और मुझे अंदर आने के लिए अपने हाथ से इशारा किया। मैं समझता हूं कि आप वेतन वृद्धि चाहते हैं या आप नौकरी छोड़ने जा रहे हैं, अमीर पिताजी ने अपने कार्यालय की कुर्सी घुमाते हुए कहा। ठीक है, आप सौदेबाजी को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं, मैंने लगभग रोते हुए कहा। मेरे लिए किसी वयस्क व्यक्ति का सामना करना वास्तव में डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूं तो आप मुझे सिखाएंगे। खैर, मैंने आपके लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मैंने आपके लिए काम करने के लिए अपना बेसबॉल खेल छोड़ दिया है, लेकिन आपने अपनी बात नहीं रखी और आपने रिच डैड पुअर डैड 19 को मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तुम एक बदमाश हो जैसा कि शहर में हर कोई तुम्हें बदमाश समझता है। तुम लालची हो, आप सारा पैसा चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते। तुमने मुझे इंतजार कराया और मेरा कोई सम्मान नहीं किया। मैं केवल एक छोटा लड़का हूं, लेकिन मैं बेहतर व्यवहार का हकदार हूं। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी पर पीछे की ओर झुके, हाथ अपनी ठुड्डी तक उठाया और मेरी ओर घूर कर देखा। बुरा नहीं, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में आप मेरे अधिकांश कर्मचारियों की तरह लगने लगे हैं। क्या? मैंने पूछ लिया। वह क्या कह रहा था, यह समझ में न आने पर मैंने अपनी शिकायत जारी रखी। मैंने सोचा था कि आप सौदेबाजी पर ध्यान देंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप टी करना चाहते हैं, मुझे सजा दो। ये बहुत निर्दयी है। यह सचमुच क्रूर है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अमीर पिताजी ने धीरे से कहा। तुमने मुझे क्या सिखाया है? कुछ नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब से मैं मूंगफली के लिए काम करने के लिए सहमत हुआ हूं तब से आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। प्रति घंटा 10 सेंट। हा, मुझे आपके बारे में सरकार को सूचित करना चाहिए। आप जानते हैं, हमारे पास बाल श्रम कानून है। मेरे पिताजी सरकार के लिए काम करते हैं, आप जानते हैं। बहुत खूब, अमीर पिताजी ने कहा। अब आप उन अधिकांश लोगों की तरह लग रहे हैं जो मेरे लिए काम करते थे, जिन लोगों को मैंने या तो नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है।
तो आपको क्या कहना है? एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बहादुर महसूस करते हुए मैंने मांग की। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया है और आपने अपना वचन पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। ठीक है, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया है और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। क्या शिक्षण का मतलब बातचीत या व्याख्यान है? अमीर पिताजी ने पूछा। ठीक है, हाँ, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे तुम्हें स्कूल में इसी तरह पढ़ाते हैं। लेकिन जीवन आपको ऐसा नहीं सिखाता है और मैं कहूंगा कि जीवन सभी में सबसे अच्छा शिक्षक है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बात नहीं करती। यह बस आपको इधर-उधर धकेलता है। प्रत्येक धक्का जीवन कह रहा है, जागो। कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि आप सीखें। अध्याय 1, पाठ 1:20। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? मैंने चुपचाप अपने आप से पूछा। जीवन मुझे इधर-उधर धकेल रहा था, क्या जीवन मुझसे बात कर रहा था? अब मुझे पता था कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे बंद करने की आवश्यकता थी। यदि आप जीवन से सबक सीखते हैं, तो आप अच्छा करेंगे। यदि नहीं, तो जीवन आपको इधर-उधर धकेलता रहेगा। लोग 2 काम करते हैं। कुछ लोग जीवन को अपने चारों ओर धकेलने देते हैं। दूसरे लोग क्रोधित हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ पीछे हट जाते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन ही है जो धक्का दे रहा है। मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जीवन हम सभी को इधर-उधर धकेलता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे जीवन का स्वागत करते हैं जो उन्हें इधर-उधर धकेलता है। इन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और वे कुछ सीखना चाहते हैं। वे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग छोड़ देते हैं और आप जैसे कुछ लोग लड़ते हैं। अमीर पिताजी खड़े हुए और उस पुरानी लकड़ी की खिड़की को बंद कर दिया जिसकी मरम्मत की आवश्यकता थी। यदि आप यह सबक सीखते हैं, तो आप एक बुद्धिमान, धनी और खुशहाल युवा बन जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं के लिए नौकरी, कम वेतन या अपने बॉस को दोषी ठहराते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आप हमेशा उस बड़े ब्रेक की आशा में जीवन जिएंगे जो आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। रिच डैडी ने यह देखने के लिए मेरी ओर देखा कि क्या मैं अभी भी सुन रहा हूं। उसकी नजरें मुझसे मिलीं। हम एक दूसरे को देखते रहे, अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिरकार, जब मैंने उसके संदेश को आत्मसात कर लिया तो मैंने दूसरी ओर देखा। मैं जानता था कि वह सही था। मैं उसे दोष दे रहा था और मैंने सीखने के लिए कहा। मैं लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, या यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसमें कोई हिम्मत नहीं है, तो जब भी जीवन आपको धक्का देता है, तो आप हार मान लेते हैं। यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं, तो आप अपना पूरा जीवन सुरक्षित तरीके से बिताएंगे, सही काम करेंगे, अपने आप को किसी ऐसी घटना के लिए बचाएंगे जो कभी नहीं होगी। तब आप एक उबाऊ बूढ़े व्यक्ति के रूप में मरेंगे। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो वास्तव में आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे मेहनती व्यक्ति थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जीवन को आपको समर्पण की ओर धकेलने देते हैं। अंदर ही अंदर आप जोखिम लेने से डरते थे। आप वास्तव में जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के उत्साह से अधिक था। अंदर ही अंदर, आपको और केवल आपको ही पता चलेगा कि आपने ऐसा नहीं किया। आपने इसे सुरक्षित खेलना चुना। रिच डैड पुअर डैड 21। हमारी नजरें फिर से मिलीं। तुम मुझे इधर-उधर धकेल रहे हो? मैंने पूछ लिया। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हें अभी-अभी जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का स्वाद कैसा है? मैंने पूछा। अभी भी गुस्से में हूं, लेकिन अब उत्सुक हूं और सीखने के लिए तैयार हूं। आप लड़के पहले लोग हैं जिन्होंने मुझसे पैसे कमाने का तरीका सिखाने के लिए कहा है। मेरे पास 150 से अधिक कर्मचारी हैं और उनमें से एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं पैसे के बारे में क्या जानता हूं। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन उन्हें पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाते। इसलिए अधिकांश लोग अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष पैसे के लिए काम करते हुए बिता देंगे। वास्तव में उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि वे किस लिए काम कर रहे हैं। मैं वहीं बैठकर ध्यान से सुन रहा था।
तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम सीखना चाहती हो कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो मैंने एक ऐसा कोर्स डिजाइन करने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन को प्रतिबिंबित करता हो। मैं तब तक बात कर सकता था जब तक मेरा चेहरा नीला न हो जाए, लेकिन आप कुछ भी नहीं सुनेंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जीवन को आपको थोड़ा आगे बढ़ने दूंगा ताकि आप मुझे सुन सकें। इसीलिए मैंने आपको केवल 10 सेंट का भुगतान किया। तो केवल 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने से मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछ लिया कि आप सस्ते हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी पीछे हट गए और दिल खोलकर हंसे। अंत में उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें। मुझे दोष देना और यह सोचना बंद करो कि मैं ही समस्या हूं। अगर आपको लगता है कि मैं समस्या हूं तो आपको मुझे बदलना होगा। यदि आपको एहसास होता है कि समस्या आप ही हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और समझदार बन सकते हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं कि दुनिया में उनके अलावा बाकी सभी लोग बदल जाएं। मैं आपको बता दूं, बाकी सभी की तुलना में खुद को बदलना आसान है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा। मुझे दोष मत दो एफ या आपकी समस्याएं, अमीर डैडी ने अधीर होते हुए कहा। लेकिन आप मुझे केवल 10 सेंट का भुगतान करें। तो आप क्या सीख रहे हैं? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह कि तुम सस्ते हो, मैंने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। देखो, तुम्हें लगता है कि मैं ही समस्या हूं, अमीर डैडी ने कहा। अध्याय 1, पाठ 1:22, लेकिन आप हैं। ठीक है, यही रवैया रखो और तुम कुछ नहीं सीखोगे। यह रवैया बनाए रखें कि समस्या मैं हूं और आपके पास क्या विकल्प हैं। ठीक है, यदि आप मुझे अधिक भुगतान नहीं करते हैं या मुझे अधिक सम्मान नहीं देते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अमीर डैडी ने कहा। और अधिकांश लोग बिल्कुल यही करते हैं। वे नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी, बेहतर अवसर और उच्च वेतन की तलाश में चले जाते हैं, वास्तव में यह सोचते हुए कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछ लिया। बस यह मात्र 10 सेंट प्रति घंटा लें और मुस्कुराए। अमीर पिताजी मुस्कुराए। बाकी लोग भी यही करते हैं। लेकिन वे यही सब करते हैं, यह सोचकर वेतन वृद्धि का इंतजार करते हैं कि अधिक पैसा उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा। अधिकांश इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन फिर से एक छोटी सी तनख्वाह स्वीकार करते हैं। मैं फर्श पर घूरता हुआ बैठा रहा। मुझे समझ में आने लगा कि अमीर पिताजी क्या पाठ प्रस्तुत कर रहे थे। मैं समझ सकता था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिरकार मैंने ऊपर देखा और पूछा, तो समस्या का समाधान क्या होगा? यह, उन्होंने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए और मेरे सिर पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, यह सामान आपके कानों के बीच में है। यह वह क्षण था जब अमीर पिता ने वह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया जिसने उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब पिता से अलग कर दिया और अंततः उन्हें हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। जिंदगी, यह एक अनोखा दृष्टिकोण था जिसने जीवन भर में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अमीर पिताजी ने इस दृष्टिकोण को बार बार समझाया, जिसे मैं सबक नंबर 1 कहता हूं। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम आता है। उस उज्ज्वल शनिवार की सुबह मैंने अपने गरीब पिता द्वारा मुझे जो सिखाया गया था उससे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में मुझे समझ आया कि दोनों पिता चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों पिताओं ने मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन एक जैसी बातें नहीं। अमीर पिता गरीब पिता 23 मेरे उच्च शिक्षित पिता ने सिफारिश की कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और सुनिश्चित करें कि इसके उत्कृष्ट लाभ हों। मेरे अमीर पिता चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इसे अपने काम में ला सकूं। ये सबक मैं जीवन भर उनके मार्गदर्शन से सीखूंगा, किसी कक्षा के कारण नहीं। मेरे अमीर पिता ने मेरा पहला पाठ जारी रखा, मुझे खुशी है कि आप 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने से नाराज हो गए। यदि आपने क्रोध न किया होता और इसे स्वीकार कर लिया होता, तो मुझे आपको बताना पड़ता कि मैं आपको नहीं सिखा सकता। आप देखिए, सच्ची शिक्षा के लिए ऊर्जा, जुनून और ज्वलंत इच्छा की आवश्यकता होती है। क्रोध उस सूत्र का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जुनून क्रोध और प्रेम का संयुक्त रूप है। जब पैसे की बात आती है, तो ज्यादातर लोग इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जुनून उन्हें निर्देशित नहीं करता, डर लगता है।
तो क्या इसीलिए वे कम वेतन वाली नौकरियां लेंगे? मैंने पूछ लिया। हाँ, अमीर पिताजी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं क्योंकि मैं चीनी बागान या सरकार जितना भुगतान नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण करते हैं। यह उनका डर है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें अधिक भुगतान करना चाहिए? मैंने पूछ लिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अधिक पैसे से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जरा अपने पिता को देखो। वह बहुत पैसा कमाता है और फिर भी वह अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाता है। अधिकतर लोगों को अधिक पैसा दिए जाने पर वे और अधिक कर्ज में डूब जाते हैं। तो यही कारण है कि 10 सेंट प्रति घंटा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह पाठ का एक हिस्सा है। यह सही है, अमीर पिता मुस्कुराए। आप देखिए, आपके पिता स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की ताकि उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरी मिल सके। लेकिन उसे अभी भी पैसे की समस्या है क्योंकि उसने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा वह पैसे के लिए काम करने में विश्वास रखता है। और आप नहीं? मैंने पूछ लिया। नहीं, वास्तव में नहीं, अमीर डैडी ने कहा। यदि आप पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हैं तो स्कूल में रहें। ऐसा करना सीखने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे तो मैं आपको वह सिखाऊंगा। लेकिन केवल तभी जब आप सीखना चाहते हैं। अध्याय 1, पाठ 1:24। क्या हर कोई इसे सीखना नहीं चाहेगा? मैंने पूछ लिया। नहीं, अमीर पिता ने कहा, सिर्फ इसलिए कि पैसे के लिए काम करना सीखना आसान है, खासकर अगर पैसे के विषय पर चर्चा करते समय डर आपकी प्राथमिक भावना है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अभी इसके बारे में चिंता मत करो। बस यह जान लें कि यह वह डर है जो अधिकांश लोगों को नौकरी पर रखता है। अपने बिलों का भुगतान न करने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और फिर से शुरुआत करने का डर। यह किसी पेशे या व्यापार को सीखने के लिए अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकांश लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने मालिक पर क्रोधित होते हैं। आपके लिए पैसे का उपयोग करना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग कोर्स है? मैंने पूछ लिया। बिल्कुल, अमीर पिताजी ने उत्तर दिया। बिल्कुल। हम उस खूबसूरत हवाईयन शनिवार की सुबह मौन बैठे थे। मेरे दोस्तों के पास जे हमने अपना लिटिल लीग बेसबॉल खेल शुरू किया था, लेकिन किसी कारण से मैं अब आभारी था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर पिताजी से पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर से पढ़ा रहा हूं, मेरे अमीर पिता ने कहा। 9 साल की उम्र में आपको यह एहसास हो गया होगा कि पैसे के लिए काम करना कैसा लगता है। बस अपने पिछले महीने को 50 वर्षों से गुणा करें और आपको पता चल जाएगा कि अधिकांश लोग अपना जीवन क्या करते हुए बिताते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा। आपको मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार करना, एक बार काम पर रखने के लिए और एक बार और पैसे मांगने के लिए इंतजार करना कैसा लगा? भयानक, मैंने कहा। अमीर डैडी ने कहा, यदि आप पैसे के लिए काम करना चुनते हैं तो जीवन ऐसा ही होगा। और जब श्रीमती मार्टिन ने 3 घंटे के काम के लिए आपके हाथ में 3 सिक्के थमा दिए तो आपको कैसा महसूस हुआ? रिच डैड पुअर डैड 25। मुझे लगा जैसे यह पर्याप्त नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं। मैं निराश था, मैंने कहा। और जब अधिकांश कर्मचारी अपनी तनख्वाह को देखते हैं तो उन्हें ऐसा ही महसूस होता है, खासकर सभी कर और अन्य कटौतियों को हटा दिए जाने के बाद। कम से कम तुम्हें 100% अंक मिले। आपका मतलब है कि अधिकांश श्रमिकों को हर चीज का भुगतान नहीं मिलता है? मैंने आश्चर्य से पूछा। स्वर्ग नहीं, अमीर पिताजी ने कहा। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले लेती है। वे यह काम कैसे करते हैं? मैंने पूछ लिया। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप बचत करते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप मरते हैं तो आप पर कर लगाया जाता है। लोग सरकार को उनके साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर ऐसा नहीं करते, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्ग ऐसा करते हैं। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि मैं आपके पिता से अधिक कमाता हूं, फिर भी वह करों में अधिक भुगतान करते हैं। यह कैसे हो सकता? मैंने पूछ लिया। मेरी उम्र में,
मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं था। कोई सरकार को उनके साथ ऐसा क्यों करने देगा? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे और चुपचाप हिल रहे थे, बस मेरी तरफ देख रहे थे। सीखने के लिए तैयार? उसने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। यह सीखना कि पैसे को आपके लिए कैसे काम में लाया जाए, यह जीवन भर का अध्ययन है। अधिकतर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि पैसे के बारे में मेरा अध्ययन जीवन भर जारी रहेगा, क्योंकि जितना अधिक मैं पता लगाता हूं, उतना ही अधिक मुझे पता चलता है कि मुझे जानने की जरूरत है। अधिकांश लोग कभी भी इस विषय का अध्ययन नहीं करते हैं। वे काम पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह पाते हैं, अपनी चेकबुक संतुलित करते हैं और बस इतना ही। तब उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें पैसों की समस्या क्यों है। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा समस्या का समाधान कर देगा और यह नहीं समझते कि उनकी वित्तीय शिक्षा की कमी ही समस्या है। तो मेरे पिताजी को कर संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने भ्रमित होकर पूछा। अध्याय 1, पाठ 1:26। देखो, अमीर पिता ने कहा, कर आपके लिए पैसे का उपयोग कैसे करना है, यह सीखने का एक छोटा सा भाग है। आज मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या आप में अभी भी पैसे के बारे में सीखने का जुनून है। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपने काम में मजा लेना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे पैसे की बड़ी समस्या के साथ उठते हैं और फिर वे काम करना बंद नहीं कर सकते। यह केवल यह जानने की कीमत है कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, बजाय इसके कि यह अध्ययन किया जाए कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। तो क्या आप में अभी भी सीखने का जुनून है? अमीर पिताजी से पूछा। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर लौट आइए। इस बार मैं तुम्हें कुछ भी भुगतान नहीं करूंगा। क्या? मैंने विस्मय से पूछा था। आपने मुझे सुना। कुछ नहीं। आप हर शनिवार को समान 3 घंटे काम करेंगे, लेकिन इस बार आपको प्रति घंटे 10 सेंट का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपने कहा था कि आप पैसे के लिए काम न करना सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ भी भुगतान नहीं करने जा रहा हूं। मैं जो सुन रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पहले ही माइक के साथ यह बातचीत कर ली है और वह पहले से ही मुफ्त में काम कर रहा है, डिब्बाबंद सामान साफ कर रहा है और ढेर लगा रहा है। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और वहां वापस आ जाएं। यह उचित नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ भुगतान करना होगा। आपने कहा था कि आप सीखना चाहते हैं। यदि आप इसे अभी नहीं सीखते हैं, तो आप बड़े होकर मेरे लिविंग रूम में बैठे 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाएंगे, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। या अपने पिता की तरह बहुत सारा पैसा कमाते हुए केवल इतना ही कर्ज में डूबे रहते हैं, यह आशा करते हुए कि अधिक पैसे से समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप यही चाहते हैं, तो मैं 10 सेंट प्रति घंटे के अपने मूल सौदे पर वापस जाऊंगा। या आप वह कर सकते हैं जो अधिकांश वयस्क करते हैं, शिकायत करें कि पर्याप्त वेतन नहीं है, नौकरी छोड़ दें और दूसरी नौकरी की तलाश करें। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी ने मेरे सिर पर हाथ मारा। इसका उपयोग करें, उन्होंने कहा। यदि आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, तो आप जल्द ही आपको अवसर देने के लिए मुझे धन्यवाद देंगे और आप एक अमीर आदमी बन जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड 27। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे कितना कच्चा सौदा सौंपा गया है। मैं वेतन वृद्धि की मांग करने आया था और किसी तरह मैं बिना कुछ लिए काम कर रहा था। अमीर डैडी ने फिर से मेरे सिर पर हाथ मारा और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहां से चले जाओ और काम पर वापस जाओ। पाठ 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पिता को नहीं बताया कि मुझे भुगतान नहीं किया जा रहा है। वह नहीं समझ पाया होगा और मैं उस चीज को समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जिसे मैं स्वयं नहीं समझता था। अगले 3 हफ्तों तक माइक और मैंने 3 घंटे काम किया, वाय शनिवार बिना कुछ लिए। काम ने मुझे परेशान नहीं किया और दिनचर्या आसान हो गई, लेकिन छूटे हुए बेसबॉल खेल और कुछ कॉमिक किताबें खरीदने में सक्षम न होने के कारण मुझे यह मिला। तीसरे सप्ताह में अमीर पिताजी दोपहर को रुके। हमने उसके ट्रक को पार्किंग स्थल में रुकने और इंजन बंद होने पर टरकाने की आवाज सुनी। वह दुकान में दाखिल हुआ और श्रीमती मार्टिन को गले लगाकर बधाई दी। यह पता लगाने के बाद कि स्टोर में चीजें कैसी चल रही हैं, वह आइसक्रीम फ्रीजर में पहुंचा, 2 बार निकाले, उनके लिए भुगतान किया और माइक और मुझे संकेत दिया। चलो,
टहलने चलें लड़कों। हम कुछ कारों से बचते हुए सड़क पार कर गए और एक बड़े घास के मैदान में चले गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। एक अकेली पिकनिक टेबल पर बैठकर उसने माइक और मुझे दावतें दी। कैसा चल रहा है लड़कों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अभी तक कुछ सीखें? अमीर पिताजी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, अपने कंधे उचकाए और एक स्वर में अपना सिर हिलाया। जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बचना, ठीक है, बेहतर होगा कि तुम लड़कों ने सोचना शुरू कर दिया हो। आप जीवन के सबसे बड़े पाठों में से एक को देख रहे हैं। यदि आप इसे सीखते हैं तो आप महान स्वतंत्रता के जीवन का आनंद लेंगे। अध्याय 1, पाठ 1:28 और सुरक्षा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप श्रीमती मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकांश लोगों की तरह बन जाएंगे। वे थोड़े से पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम से चिपके रहते हैं और हर साल 3 सप्ताह की छुट्टी और शायद 45 साल की सेवा के बाद एक कम पेंशन की उम्मीद करते हैं। यदि यह आपको उत्साहित करता है तो मैं आपको प्रति घंटे 25 सेंट तक बढ़ा दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं। क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने मांग की। अमीर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रीमती मार्टिन मेरे लिए मां की तरह हैं। मैं इतना क्रूर कभी नहीं बनूंगा। मैं निर्दयी लग सकता हूं क्योंकि मैं आप दोनों को कुछ बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके दृष्टिकोण का विस्तार करना चाहता हूं ताकि आप कुछ ऐसा देख सकें जिसे देखने का ज्यादातर लोगों को कभी लाभ नहीं मिलता क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण होती है। अधिकांश लोग कभी भी उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हुए हैं। माइक और मैं उसके संदेश से अनिश्चित होकर वहीं बैठे रहे। वह क्रूर लग रहा था, फिर भी हम समझ सकते थे कि वह अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। मुस्कुराते हुए अमीर डैडी ने कहा, क्या वह 25 सेंट प्रति घंटा अच्छा नहीं लगता? क्या इससे आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज नहीं हो जाती? मैंने नहीं में सिर हिलाया, लेकिन सचमुच ऐसा हुआ। प्रति घंटा 25 सेंट मेरे लिए बड़ी रकम होगी। ठीक है, मैं तुम्हें प्रति घंटे $1 का भुगतान करूंगा, अमीर पिताजी ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, इसे ले लो, इसे लें। मैं जो सुन रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा मस्तिष्क और हृदय लगभग फट गया। आखिरकार यह 1956 था और प्रति घंटे $2 का भुगतान करने से मैं दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन जाता। मैं उस तरह का पैसा कमाने की कल्पना नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदा चाहता था। जब मैंने कुछ नकदी दिखाई तो मैं एक नई साइकिल, नए बेसबॉल दस्ताने और अपने दोस्तों के स्नेह की कल्पना कर सकता था। और तो और, जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते। लेकिन किसी तरह मेरा मुंह बंद रहा। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ से बह रही थी। अमीर डैडी 2 लड़कों को घूर कर देख रहे थे, आंखें खुली हुई थीं और दिमाग खाली था। वह हमारा परीक्षण कर रहा था और वह जानता था कि हमारे रिच डैड पुअर डैड 29 भावनाओं का एक हिस्सा था जो सौदा लेना चाहता था। वह समझते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वह जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा लचीला होता है और उसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। यह केवल एक प्रश्न था कि कौन अधिक मजबूत था। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं चुप हो गया। कुछ बदल गया था। यह ऑफर बहुत बड़ा और हास्यास्पद था। 1956 में बहुत से वयस्कों ने इससे अधिक नहीं कमाया, लेकिन जल्द ही मेरा प्रलोभन गायब हो गया और शांति आ गई। धीरे धीरे मैं माइक की ओर देखने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। मेरी आत्मा का वह हिस्सा जो कमजोर और जरूरतमंद था, चुप करा दिया गया। मेरा वह हिस्सा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसने कब्जा कर लिया। मैं जानता था कि माइक भी उस बिंदु तक पहुंच गया था। अच्छा, अमीर पिताजी ने धीरे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत भय और लालच नामक मानवीय भावनाओं के कारण होती है। सबसे पहले, पैसे के बिना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर एक बार जब हमें वह वेतन मिल जाता है तो लालच या इच्छा हमें उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देती है जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। फिर पैटर्न सेट किया जाता है। कौन सा पैटर्न? मैंने पूछ लिया। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ का पैटर्न। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ। लोगों का जीवन हमेशा 2 भावनाओं से नियंत्रित होता है, भय और लालच।
उन्हें अधिक धन की पेशकश करें और वे अपना खर्च बढ़ाकर यह सिलसिला जारी रखें। इसे ही मैं चूहा दौड़ कहता हूं। और कोई रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिताजी ने धीरे से कहा, लेकिन केवल कुछ ही लोग इसे ढूंढ पाते हैं। और वह तरीका क्या है? माइक ने पूछा। मुझे आशा है कि तुम लड़के मेरे साथ काम करते और पढ़ते हुए सीखोगे। इसीलिए मैंने सभी प्रकार का वेतन छीन लिया। कोई संकेत? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक गए हैं, खासकर बिना कुछ लिए। ठीक है, पहला कदम सच बोलना है, अमीर डैडी ने कहा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। डी लोगों का जीवन हमेशा दो भावनाओं से नियंत्रित होता है, भय और लालच। अध्याय 1, पाठ 31। मैंने यह नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे, मैंने सच बताने को कहा, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में सच्चाई? मैंने पूछ लिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमीर डैडी ने कहा। आपको इसे किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्वयं स्वीकार करें। आपका मतलब इस पार्क के लोगों से है, जो लोग आपके लिए काम करते हैं? श्रीमती मार्टिन, वे ऐसा नहीं करते हैं? मैंने पूछ लिया। मुझे इसमें संदेह है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें पैसे न होने का डर महसूस होता है। वे इसका तार्किक ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ रुपए आ जाते हैं और फिर खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं हावी हो जाती हैं। और फिर वे सोचने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। माइक ने कहा, तो उनकी भावनाएं उनके मस्तिष्क को नियंत्रित करती हैं। यह सही है, अमीर डैडी ने कहा। वे कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में सच्चाई स्वीकार करने के बजाय वे अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और सोचने में विफल रहते हैं। उन्हें डर महसूस होता है, इसलिए वे काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि पैसा डर को शांत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह उन्हें परेशान करता रहता है और वे काम पर लौट आते हैं, इस उम्मीद में कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, और फिर ऐसा नहीं होता है। डर उन्हें काम करने, पैसे कमाने, काम करने, पैसे कमाने के जाल में फंसाए रखता है, उम्मीद करता है कि डर दूर हो जाएगा। लेकिन हर दिन वे उठते हैं और वह पुराना डर उनके साथ जाग उठता है। लाखों लोगों को वह पुराना डर पूरी रात जगाए रखता है, जिससे पूरी रात उथल-पुथल और चिंता में डूबी रहती है। इसलिए वे उठते हैं और काम पर जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वेतन का चेक उनकी आत्मा में व्याप्त डर को खत्म कर देगा। पैसा उनके जीवन को चला रहा है और वे इसके बारे में सच्चाई बताने से इनकार करते हैं। पैसा उनकी भावनाओं और उनकी आत्मा पर नियंत्रण रखता है। रिच डैड चुपचाप बैठे रहे, अपने शब्दों को अंदर तक जाने दिया। माइक और मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। मैं बस इतना जानता था कि मैं अक्सर सोचता था कि बड़े लोग काम पर जाने की जल्दी क्यों करते हैं। यह उतना मजेदार नहीं लगता था और वे कभी भी उतने खुश नहीं दिखते थे, लेकिन कुछ चीज ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह महसूस करते हुए कि वह जिस बारे में बात कर रहे थे हमने उसे जितना संभव हो सके आत्मसात कर लिया है, अमीर पिताजी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लड़के उस जाल से बचें। वास्तव में मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, क्योंकि अमीर होने से समस्या का समाधान नहीं होता। रिच डैड पुअर डैड 31, ऐसा नहीं है? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दूसरी भावना समझाता हूं, इच्छा। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा को प्राथमिकता देता हूं। किसी बेहतर, सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इसलिए लोग इच्छा के कारण भी पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसे की इच्छा रखते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि इसे खरीदा जा सकता है। लेकिन पैसा जो खुशी लाता है वह अक्सर अल्पकालिक होता है और उन्हें जल्द ही अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, यह सोचकर कि पैसा उनकी आत्माओं को शांत करेगा जो भय और इच्छा से परेशान है। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। अमीर लोग भी ऐसा करते हैं? माइक ने पूछा। अमीर लोग भी शामिल हैं, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में कई अमीर लोगों के अमीर होने का कारण इच्छा नहीं, बल्कि डर है। उनका मानना है कि पैसा गरीब होने के डर को खत्म कर सकता है, इसलिए वे ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन डर और भी बदतर हो जाता है। अब उन्हें पैसे खोने का डर है। मेरे ऐसे दोस्त हैं
जो बहुत कुछ होने के बावजूद भी काम करते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास लाखों लोग हैं, जो पहले की तुलना में अब अधिक भयभीत हैं। जब वे गरीब थे, वे यह सब खोने से भयभीत हैं। वे डर जो उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित करते थे और भी बदतर हो गए। उनकी आत्मा का वह कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा वास्तव में जोर जोर से चिल्ला रहा है। वे उन बड़े घरों, कारों और उस ऊंचे जीवन वाले पैसे को खोना नहीं चाहते जो उन्होंने उन्हें खरीदा है। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई लोग भावनात्मक रूप से हताश और विक्षिप्त हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास अधिक पैसा है। तो क्या एक गरीब आदमी ज्यादा खुश है? मैंने पूछ लिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने उत्तर दिया। पैसे से बचना उतना ही मानसिक है जितना कि पैसे से जुड़ना। मानो संकेत मिलने पर शहर का परित्यक्त शहर हमारी मेज के पास से गुजरा, बड़े कूड़ेदान के पास रुका और उसमें इधर-उधर घूमने लगा। हम तीनों ने उसे बहुत दिलचस्पी से देखा, जबकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते थे। अमीर डैडी ने अपने बटुए से $1 निकाला और बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। पैसे देखकर परित्यक्त व्यक्ति तुरंत आया, बिल लिया, अमीर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने सौभाग्य से प्रसन्न होकर तेजी से चला गया। अमीर डैडी ने कहा, वह मेरे अधिकांश कर्मचारियों से बहुत अलग नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, ओह, मुझे अध्याय 1, पाठ 1 32 पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी वे एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। यह सत्य का खंडन है। अगर उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वे काम क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मानसिक है जो पैसा जमा करता है। जब मैं वहां बैठा अपने अमीर पिता की बातें सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में मेरे अपने पिता द्वारा अनगिनत बार कही गई बातें याद आ गईं। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह ये शब्द अक्सर कहते थे। उन्होंने हमेशा यह कहकर खुद को छुपाया, मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। तो हम क्या करें? मैंने पूछ लिया। पैसे के लिए तब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक डर और लालच के सारे निशान खत्म न हो जाए। नहीं, वाह, यह समय की बर्बादी होगी, अमीर डैडी ने कहा। भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। भावना शब्द का अर्थ गतिशील ऊर्जा है। अपनी भावनाओं के बारे में सच्चे रहें और अपने मन और भावनाओं का उपयोग अपने पक्ष में करें, न कि अपने खिलाफ। वाह, माइक ने कहा। मैंने अभी जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो। आने वाले वर्षों में यह और अधिक सार्थक होगा। बस अपनी भावनाओं के प्रति एक पर्यवेक्षक बने, प्रतिक्रियाकर्ता नहीं। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो सोच विचार कर रही हैं। आपकी भावनाएं हैं, लेकिन आपको अपनी सोच खुद बनाना सीखना होगा। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछ लिया। जरूर, अमीर पिताजी ने उत्तर दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो संभवतः यह सोचने वाली भावना है। पैसा न होने का डर उस विचार को उत्पन्न करता है। लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत है अगर उनके पास भुगतान करने के लिए बिल है। मैंने कहा, जरूर वे ऐसा करते हैं। अमीर पिता मुस्कुराए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह डर है जो अक्सर सोचने पर मजबूर कर देता है। मुझे समझ नहीं आया, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर डैडी ने कहा, अगर पर्याप्त पैसा न होने का डर पैदा होता है, तो नौकरी पाने के लिए तुरंत भागने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या नौकरी सबसे अच्छी होगी? बहुत से लोग कहते हैं, ओह, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, धन। फिर भी वे एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। रिच डैड पुअर डैड 33 लंबे समय में इस डर का समाधान? मेरी राय में उत्तर नहीं है। नौकरी वास्तव में दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते रहते हैं, स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित, संरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने थोड़ा भ्रमित होकर कहा, हाँ, मैं समझता हूं वह ऐसा कहता है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादातर लोग इसकी अनुशंसा करते हैं और यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन लोग यह सिफारिश मुख्यतः डर के कारण करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिताजी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह डरते हैं? हाँ, अमीर पिताजी ने कहा, वह भयभीत है कि तुम पर्याप्त पैसा नहीं कमाओगे और समाज में फिट नहीं बैठोगे। मुझे गलत मत समझो, वह आपसे प्यार करता है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। मेरा भी मानना है कि शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे डर पर काबू नहीं पाया जा सकता। आप देखिए, वही डर जो उसे सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए मजबूर करता है,
वही डर है जिसके कारण वह आपके स्कूल जाने को लेकर इतना कट्टर हो जाता है। तो आप क्या सिफारिश करते हैं? मैंने पूछ लिया। मैं आपको पैसे से डरने के बजाय उसकी ताकत पर महारत हासिल करना सिखाना चाहता हूं। वे इसे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, और यदि आप इसे नहीं सीखते हैं तो आप पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आखिरकार यह समझ में आ रहा था। वह चाहते थे कि हम अपने विचारों का विस्तार करें और वह देखें जो इस दुनिया की श्रीमती मार्टिन्स नहीं देख सकीं। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल किया जो उस समय क्रूर लगते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। उस दिन मेरी दृष्टि व्यापक हो गई और मुझे वह जाल दिखाई देने लगा जो अधिकांश लोगों के लिए आगे था। आप देखिए, आखिरकार हम सभी कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम लड़कों को उन दो भावनाओं, भय और इच्छा के कारण पैदा हुए जाल से बचने का मौका मिले। इनका उपयोग अपने पक्ष में करें, अपने विरुद्ध नहीं। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मुझे आपको सिर्फ ढेर सारा पैसा बनाना सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह डर या इच्छा को संभाल नहीं पाएगा। यदि आप पहले डर और इच्छा को नहीं संभालते हैं और अमीर बन जाते हैं, तो आप केवल एक उच्च वेतन पाने वाले गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो हम जाल से कैसे बचें? मैंने पूछ लिया। गरीबी या वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण भय और अज्ञानता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर। यह स्वयं प्रदत्त भय और अज्ञानता है जो लोगों को फंसाए रखती है। तो आप अध्याय 1, पाठ 1 34 लड़के स्कूल जाते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जाल से बाहर रहना है। पहेली के टुकड़े दिखने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित पिता की शिक्षा बहुत अच्छी थी और करियर भी अच्छा था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि पैसे को कैसे संभालना है, या उन्हें इसका डर था। यह स्पष्ट हो गया कि मैं दो पिताओं से अलग अलग और महत्वपूर्ण चीजें सीख सकता हूं। तो आप पैसे न होने के डर के बारे में बात कर रहे हैं। पैसे की चाहत हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने आपको वेतन वृद्धि का प्रलोभन दिया तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या तुमने देखा कि तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं? हमने सिर हिलाया। अपनी भावनाओं के आगे न झुककर आप अपनी प्रतिक्रियाओं में देरी करने और सोचने में सक्षम थे। यह महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा भय और लालच की भावनाएं रहेंगी। अब से आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप उन भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करें और लंबे समय तक अपनी भावनाओं को अपनी सोच पर नियंत्रण न करने दें। अधिकांश लोग डर और लालच का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। अधिकांश लोग इच्छा और भय की भावनाओं के कारण तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे अपना जीवन जीते हैं, वास्तव में यह सवाल नहीं करते कि वे भावना प्रेरित विचार उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। यह बिल्कुल एक गधे की तस्वीर की तरह है जो गाड़ी खींच रहा है और उसका मालिक उसकी नाक के ठीक सामने गाजर लटका रहा है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के लिए एक और गाजर होगी। आपका मतलब है कि जिस क्षण मैं एक नए बेसबॉल दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की कल्पना करता हूं, वह गधे के लिए गाजर के समान है? माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वाई हमारे खिलौने और अधिक महंगे हो गए हैं। एक नई कार, एक नाव और आपके दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा घर, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेल देता है और इच्छा तुम्हें बुलाती है। यही जाल है। तो जवाब क्या है? माइक ने पूछा। जो चीज भय और इच्छा को तीव्र करती है वह अज्ञान है। यही कारण है कि बहुत सारे पैसे वाले अमीर लोगों को अक्सर जितना अधिक अमीर होने का डर होता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। यदि गधा पूरी तस्वीर देख सकता है तो वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। रिच डैड पुअर डैड 35 रिच डैड ने समझाया कि एक इंसान का जीवन अज्ञानता और रोशनी के बीच संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई व्यक्ति जानकारी और आत्मज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो अज्ञानता आ जाती है। वह संघर्ष एक पल पल का निर्णय है, किसी के दिमाग को खोलना या बंद करना सीखना। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। आप समाज में योगदान देने वाला सदस्य बनने के लिए कोई कौशल या पेशा सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। प्रत्येक संस्कृति को शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, अग्निशामकों और सैनिकों की आवश्यकता होती है। स्कूल उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि समाज आगे बढ़ सके और फले फूले, अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल अंत है, शुरुआत नहीं। एक लंबा सन्नाटा था।
अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अधिकांश महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द वर्षों तक सिखाते रहे। अमीर डैडी ने कहा, आज मैं थोड़ा क्रूर हो गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बातचीत को हमेशा याद रखें। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा श्रीमती मार्टिन के बारे में सोचें, और मैं चाहता हूं कि आप उस गधे को हमेशा याद रखें। यह कभी न भूलें कि डर और इच्छाएं आपको जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं यदि आप नहीं जानते कि वे आपकी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं। अपना जीवन डर के साए में गुजारना, कभी अपने सपनों को तलाशना क्रूर है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना, यह सोचना कि इससे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको खुश करेंगी, भी क्रूर है। बिलों का भुगतान करने के डर से आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के आकार द्वारा निर्धारित जीवन जीना वास्तव में जीवन जीना नहीं है। यह सोचना कि एक नौकरी आपको सुरक्षित बनाती है, अपने आप से झूठ बोल रही है। यह क्रूर है, और यही वह जाल है जिससे मैं चाहता हूं कि आप बचें। मैंने देखा है कि पैसा कैसे लोगों का जीवन चलाता है। ऐसा अपने साथ न होने दें। कृपया पैसे को अपने जीवन पर हावी न होने दें। हमारी मेज के नीचे एक सॉफ्टबॉल लुढ़का हुआ है। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो अज्ञानता का लालच और भय से क्या लेना देना है? मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी ने कहा, क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञानता ही इतना लालच और डर पैदा करती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर अपने परिवार की बेहतर देखभाल के लिए अधिक धन की चाहत में अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ाकर यह सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक महंगा बना देता है। अध्याय 1, पाठ 136। यह गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य पैसे वाले लोगों की तुलना में खराब होता है। क्योंकि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं, वकील अपनी फीस बढ़ाते हैं। क्योंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, स्कूली शिक्षक बढ़ोतरी चाहते हैं, जिससे हमारे करों में वृद्धि होती है, और लगातार जल्द ही अमीर और गरीब के बीच इतनी भयावह खाई पैदा हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी और एक और महान सभ्यता का पतन हो जाएगा। इतिहास साबित करता है कि महान सभ्यताएं तब नष्ट हो जाती हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर बहुत अधिक हो जाता है। अफसोस की बात है कि अमेरिका भी उसी रास्ते पर है, क्योंकि हमने इतिहास से नहीं सीखा है। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम याद रखते हैं, पाठ नहीं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछ लिया। एक शिक्षित समाज और एक अच्छी तरह से चलने वाली सरकार में कीमतें वास्तव में कम होनी चाहिए। निःसंदेह यह अक्सर केवल सिद्धांत में ही सत्य होता है। लालच और अज्ञानता के कारण उत्पन्न भय के कारण कीमतें बढ़ती हैं। अगर स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाएं तो अधिक पैसा होगा और कीमतें कम होंगी। लेकिन स्कूल केवल लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि पैसे की शक्ति का उपयोग कैसे करें। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल नहीं है? माइक ने पूछा। और क्या आपने मुझे एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया? हाँ, अमीर पिताजी ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल कर्मचारियों को परिष्कृत बीन काउंटर बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। भगवान न करे कि कोई बीन काउंटर किसी व्यवसाय पर कब्जा कर ले। वे बस संख्याओं को देखते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं और व्यवसाय को खत्म कर देते हैं। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर किराए पर लेता हूं। वे केवल लागत में कटौती और कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जिससे अधिक समस्याएं पैदा होती हैं। बीन गिनती महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि अधिक लोग इसे जानें, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर डैडी ने गुस्से में कहा। तो क्या इसका कोई उत्तर है? माइक से पूछा। हाँ, अमीर पिताजी ने कहा। अपनी भावनाओं का उपयोग सोचने के लिए करना सीखें, न कि अपनी भावनाओं के साथ सोचना। जब तुम लड़कों ने मुफ्त में काम करने के लिए सहमति देकर अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया तो मुझे पता था कि आशा है। जब मैंने आपको अधिक पैसे का लालच दिया तो आपने फिर से अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। भावनात्मक रूप से आवेशित होने के बावजूद आप फिर से सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। वह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछ लिया। रिच डैड पुअर डैड 37। ठीक है, यह आपको पता लगाना है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आप लड़कों को जंगली इलाके में ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां से लगभग सभी लोग बचते हैं। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो आप पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ देंगे, इसके बजाय यह सीखें कि पैसा आपके लिए काम आए। और तुम्हारे साथ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने को सहमत हो जाएं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछ लिया। वही चीज जो ब्रेयर रैबिट को मिली,
अमीर डैडी ने क्लासिक बच्चों की कहानी का जिक्र करते हुए कहा, क्या कोई जंगली सुअर का पैच है? मैंने पूछ लिया। हाँ, अमीर पिताजी ने कहा, ब्रायर पैच हमारा डर और लालच है। अपने स्वयं के विचारों को चुनकर डर, कमजोरियों और जरूरतों का सामना करना ही इसका रास्ता है। हमारे विचारों का चयन? माइक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय यह चुनना कि हम क्या सोचते हैं। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे न होने के कारण उठकर काम पर जाने के बजाय अपने आप से पूछें, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान कड़ी मेहनत करना है? इसके बजाय वे उस नौकरी की ओर भागते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। टार बेबी नियंत्रण में है। अपने विचारों को चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम यह कैसे करते हैं? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं आपको बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय विचारों का चयन करना सिखाऊंगा, जैसे कि सुबह की कॉफी पीना और दरवाजे से बाहर भागना। याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा था, नौकरी दीर्घकालिक समस्या का केवल एक अल्पकालिक समाधान है। अधिकांश लोगों के मन में केवल एक ही समस्या होती है और वह अल्पकालिक होती है। यह महीने के अंत में आने वाले बिल है। टार बेबी, पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञानता इसे नियंत्रित करती है। इसलिए वे वैसा ही करते हैं जैसा उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम पर जाते हैं। यह सवाल पूछने में समय नहीं लगाते हैं, क्या कोई और रास्ता है? उनकी भावनाएं अब उनके दिमाग को नहीं, बल्कि उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। क्या आप भावनात्मक सोच और दिमागी सोच के बीच अंतर बता सकते हैं? माइक ने पूछा। अध्याय 1, पाठ 1:38। ओह हाँ, मैं इसे हर समय सुनता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूं, ठीक है, हर किसी को काम करना पड़ता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, मैं इस बढ़ोतरी का हकदार हूं, आप मुझे इधर उधर नहीं धकेल सकते, या मुझे यह नौकरी पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई नहीं पूछता, क्या यह कुछ कमी है? जो भावनात्मक विचार को तोड़ देगा और आपको स्पष्ट रूप से सोचने का समय देगा। जैसे ही हम वापस दुकान की ओर बढ़े, अमीर पिताजी ने समझाया कि अमीरों ने वास्तव में पैसा कमाया है। उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे के 5% टुकड़े निकाल रहे थे, यह सोचकर कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम अमीरों की तरह सोचने के बहुत करीब थे। समस्या यह थी कि सरकार और बैंकों के लिए पैसा बनाना कानूनी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी है। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसा बनाने के कानूनी तरीके हैं। अमीर पिता ने आगे बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, वास्तव में गधे के लिए गाजर की तरह। यह केवल डर और लालच के कारण है कि अरबों लोग पैसे का भ्रम पालते हैं, जो मानते हैं कि पैसा वास्तविक है। यह पैसा वास्तव में बना हुआ है। यह केवल विश्वास के भ्रम और जनता की अज्ञानता के कारण है कि ताश का यह घर खड़ा है। उन्होंने उस स्वर्ण मानक के बारे में बात की जिस पर अमेरिका चल रहा था, और प्रत्येक डॉलर का नोट वास्तव में एक चांदी का प्रमाण पत्र था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि हम किसी दिन सोने के मानक से नीचे चले जाएंगे और हमारे डॉलर को अब किसी ठोस चीज का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो लड़कों, सब गड़बड़ हो जाएगी। गरीबों, मध्यम वर्ग और अज्ञानियों का जीवन केवल इसलिए बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वे यह मानते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं, या सरकार, वह उनकी देखभाल करेगी। हमें वास्तव में समझ नहीं आया कि वह उस दिन क्या कह रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह अधिक से अधिक समझ में आया। यह देखना कि दूसरे क्या भूल रहे हैं। जैसे ही वह अपने सुविधा स्टोर के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़ा, अमीर पिता ने कहा, काम करते रहो लड़कों, लेकिन जितनी जल्दी तुम वेतन की आवश्यकता के बारे में भूल जाओगे, तुम्हारा वयस्क जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। अपने रिच डैड पुअर डैड 39 दिमाग का उपयोग करते रहें, मुफ्त में काम करें, और जल्द ही आपका दिमाग आपको उस राशि से कहीं अधिक पैसा कमाने के तरीके दिखाएगा जो मैं आपको कभी भी दे सकता हूं। आप वो चीजें देखेंगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकांश लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन्हें बस यही मिलता है। जिस क्षण आप एक अवसर देखते हैं, आप उसे जीवन भर देखते रहेंगे। जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। इसे सीखें और आप जीवन के सबसे बड़े जाल में से एक से बच जाएंगे। माइक और मैंने दुकान से अपना सामान उठाया और श्रीमती मार्टिन को अलविदा कहा। हम वापस पार्क में उसी पिकनिक बेंच पर गए और कई घंटे सोचने और बातें करने में बिताए।
हमने अगला सप्ताह भी स्कूल में सोचने और बातचीत करने में बिताया। अगले 2 हफ्तों तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं फिर से श्रीमती मार्टिन को अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालसा भरी निगाहों से देख रहा था। हर शनिवार को 30 सेंट भी न मिलने की कठिन बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अचानक जैसे ही श्रीमती मार्टिन ने माइक और मुझे अलविदा कहा, मैंने उन्हें कुछ ऐसा करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं करते देखा था। श्रीमती माँ आरटीआईएन कॉमिक बुक के पहले पन्ने को आधा काट रहा था। उसने कॉमिक बुक के कवर का ऊपरी आधा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी किताब को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने कॉमिक पुस्तकों का क्या किया, तो उसने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब कॉमिक बुक वितरक नई कॉमिक्स लाता है तो मैं कवर का ऊपरी आधा हिस्सा क्रेडिट के लिए उसे वापस दे देता हूँ। वह 1 घंटे में आ रहा है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही वितरक आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक पुस्तकें मिल सकती हैं। मेरी खुशी के लिए उन्होंने कहा, यदि आप इस स्टोर के लिए काम करते हैं और उन्हें दोबारा नहीं बेचते हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पुरानी व्यावसायिक साझेदारी याद है? खैर, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित किया। माइक के बेसमेंट में एक अतिरिक्त कमरे का उपयोग करते हुए हमने उस कमरे में सैकड़ों कॉमिक पुस्तकें जमा करना शुरू कर दिया। जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी जनता के लिए खुली थी। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त किया, जिसे पढ़ना पसंद था। उन्होंने प्रत्येक बच्चे से पुस्तकालय में प्रवेश के लिए 10 सेंट का शुल्क लिया, जो दोपहर 2:30 बजे से खुला था। शाम 4:30 बजे तक स्कूल के बाद हर दिन ग्राहक, पड़ोस के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहें उतनी अध्याय 1, पाठ 1 40 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए फायदे का सौदा था क्योंकि प्रत्येक कॉमिक की कीमत 10 सेंट थी और वे 2 घंटे में 5 या 6 पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते ही उनकी जांच करती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कोई कॉमिक किताबें उधार नहीं ले रहे हैं। उसने किताबें भी रखीं और यह भी दर्ज किया कि प्रत्येक दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनकी क्या टिप्पणियां हो सकती थीं। माइक और मैंने 3 महीने की अवधि में प्रति सप्ताह औसतन $9.50 कमाए। हमने उसकी बहन को प्रति सप्ताह $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति दी, जो वह शायद ही कभी करती थी क्योंकि वह हमेशा पढ़ती रहती थी। माइक और मैंने प्रत्येक शनिवार को स्टोर में काम करके और विभिन्न दुकानों से सभी कॉमिक पुस्तकें एकत्र करके अपना समझौता कायम रखा। हमने कोई भी कॉमिक पुस्तकें न बेचकर वितरक के साथ अपना समझौता कायम रखा। जब वे बहुत अधिक फट गए तो हमने उन्हें जला दिया। हमने एक शाखा कार्यालय खोलने की कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन जितना भरोसेमंद और समर्पित कोई व्यक्ति नहीं मिला। कम उम्र में ही हमें पता चल गया कि अच्छे कर्मचारी ढूंढना कितना कठिन था। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद कमरे में झगड़ा शुरू हो गया। दूसरे पड़ोस के कुछ बदमाश अंदर घुस आए और माइक के पिता ने सुझाव दिया कि हम व्यवसाय बंद कर दें। इसलिए हमारा कॉमिक बुक व्यवसाय बंद हो गया और हमने शनिवार को सुविधा स्टोर पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन अमीर पिताजी उत्साहित थे क्योंकि उनके पास नई चीजें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वह खुश था क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे को अपने लिए काम में लगाना सीख लिया था। स्टोर में हमारे काम के लिए भुगतान नहीं मिलने से हमें पैसे कमाने के अवसर की पहचान करने के लिए अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपना खुद का व्यवसाय, कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करके हम अपने स्वयं के वित्त पर नियंत्रण रखते थे, किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय ने हमारे लिए पैसा कमाया, तब भी जब हम शारीरिक रूप से वहां नहीं थे। हमारा पैसा हमारे काम आया। हमें पैसे देने के बजाय अमीर पिताजी ने हमें और भी बहुत कुछ दिया था।